फोन टैपिंग का मामला है, पेपर लीक का मामला है, इन सब पर आपके पास जवाब है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा भी किया है, क्या कुछ कहना है आप? मैंने कोई फ़ोन टेप नहीं किए किसी के, मैंने उनको सर्कुलेट ज़रूर किया था। वास्तविकता ये है कि 16 जुलाई 2020 को खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव में मुझे ऑडियो क्लिप्स दी। ये कहा कि ये सारे मीडिया को सर्कुलेट कर दो। जोधपुर से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी और दिवंगत कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन करके उनकी बातचीत का हवाला था। इंटरसेप्शन जो हुआ वो मुख्यमंत्री के कहने से हुआ। अब वो लीगल था या इलीगल था ये तो वही बताएंगे। जो व्यक्ति पिछले 3 साल से ढाल बनकर खड़ा हो, अगर मैं चाहता तो ये सरकार तब नहीं गिर जाती क्या? आपको कैसा महसूस होगा कि आप जिसके प्रति इतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं वही व्यक्ति आपके यहाँ रेड डलवाए। लेकिन मैंने उस खून के घूंट को पिया। मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब इस बोझ को लेकर आगे नहीं बढ़ूंगा और मैंने आज सारा खुलासा कर दिया। गहलोत सरकार में पेपर लीक भी हुआ, आपका कहना है कि मुख्यमंत्री को तो मालूम था? बिल्कुल मालूम था कि रीट पेपर लीक के बाद तो सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि पेपर लीक भी हुआ है। तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये सोचता रहे कि मुझे कार्रवाई क्या करनी है और बाद में वो ये कहे कि अपना ही तो आदमी है। अशोक गहलोत के साथ आप इतने दिन रहे हैं, सचिन पायलट के लिए वे बहुत कुछ बोल जाते हैं, नकारा, निकम्मा, क्या ऐसी वजह रही? उनके लिए जो शब्द काम में लिए गए वो नहीं लिए जाने चाहिए थे और मैं मानता हूँ है क्या वो खुन्नस, क्योंकि वैभव गहलोत की सीट पर नहीं गए हैं? अगर वो खुद इस बात को लेके बैठे हुए कि नहीं हमें तो सचिन पायलट को नहीं बुलाना, तो अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। कहा यह जा रहा था कि राजस्थान में लोकसभा माहौल है, लोकसभा चुनाव का वो रूखा सूखा जा रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक राजनीति में भूचाल आया है और वो भूचाल संकट बनकर आया है मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं अशोक गहलोत के लिए। लोकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व सीएम के पूर्व ओएसडी रहे हैं। तो लोकेश शर्मा जी, आपने कई बड़े खुलासे किए हैं फ़ोन टैपिंग पे। आज हम आपसे 4 P's का फॉर्मूला जानेंगे। 25 सितंबर की जो तारीख थी, सचिन पायलट और ये जो फ़ोन टैपिंग का मामला है, पेपर लीक का मामला है, इन सब पर आपके पास जवाब है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा भी किया है, क्या कुछ कहना है आप? देखिए, फ़ोन टेपिंग को लेकर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा कहा कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई फ़ोन टेप नहीं किए किसी के, मैंने उनको सर्कुलेट ज़रूर किया था। लेकिन अभी तक मैं किसी निर्देश के तहत ये कहता था कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिले हैं और मैंने उनको सर्कुलेट किया है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर मुझे खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव में मुझे ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि ये सारे मीडिया को सर्कुलेट कर दो और उस पेन ड्राइव के साथ एक प्रिंटेड टाइप्ड एक पेपर दिया जिसमें तत्कालीन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी और दिवंगत कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन करके उनकी बातचीत का हवाला था कि इसको भी आप मीडिया को सर्कुलेट करो। तो मैंने सरसरी तौर पर देखा था तो उनका नाम मुझे उसमें देखने को मिला था और मैंने वो मीडिया को सर्कुलेट कर दिए सारे के सारे। तो अब जो ये कहा जा रहा था कि मुझे वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं, तो वो सत्यता नहीं थी। जो उन्होंने कहा मैंने वही किया, उनके कहने से मैंने किया। उन्होंने मुझे जो चीज़ प्रोवाइड करवाई, जो पेन ड्राइव के माध्यम से जो एक ऑडियो क्लिप्स थी, क्योंकि इंटरसेप्शन जो हुआ वो मुख्यमंत्री के कहने से हुआ। अब वो लीगल था या इलीगल था ये तो वही बताएंगे, लेकिन और कोई इस काम को करवा नहीं सकता। किसी 2 व्यक्ति के फ़ोन का इंटरसेप्शन या एक व्यक्ति जो फ़ोन अपना यूज़ कर रहा है उस पर कितनी कॉल्स आती हैं, किसको उसको इंटरसेप्ट करना है नहीं करना है, ये डायरेक्शन तो कोई देता ही होगा ना। तो उस वक्त में उस पॉलिटिकल क्राइसिस में ये डायरेक्शन तत्कालीन अधिकारियों को, चाहे वो डीजीपी रहे हों, चीफ सेक्रेटरी रहे हों या जो भी और इस पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं, उन सबको ये डायरेक्शंस थे कि आपको ये इंटरसेप्शन करना है। उस इंटरसेप्शन से जो क्लिप मिली वो मुझे सर्कुलेट करने के लिए दी गई और मैंने वो किया क्योंकि मेरी ड्यूटी थी। मैं किसी के अधीन एज ए ओएसडी काम कर रहा हूँ तो मैं उनकी कही हुई हर बात को अपनी ड्यूटी समझ के उसकी पालना करूँगा और मैंने वही किया। ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है, आपके बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है कि जब
सीएम थे अशोक गहलोत जी, तब उनके साथ में आप रहे। अब आपके लिए कहा जा रहा है कि वफादार, आपके लिए बहुत सारे अपशब्द हैं वो भी यूज़ में किए जा रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं, उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, उन लोगों को सीधा सा जवाब है कि जब आप किसी के अधीन रह के कोई काम करते हैं तो जो डायरेक्शंस मिलते हैं वो आपकी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदार पद पे रहते हुए आप अपने बॉस के लिए कुछ भी बोल सकने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि आप तब तक तो वो हैं जो आपको बनाया हुआ है। तो हमने जो भी कहा उसे व्यक्तिगत रूप से किसी की खिलाफत के रूप में नहीं कहा। मैंने उस भावना को व्यक्त किया जिसमें ये पूरी तरह से समाहित था कि हमारी कौन कौन सी कमियां रही, हमसे कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से हम आज सरकार में नहीं हैं। लोग तो बड़े ताने देते हैं, सोशल मीडिया पे मैं दिन भर देखता रहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो कास्ट है उसी कास्ट विशेष के लोग तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि उनकी बचकानी बातें हैं, उन्हें सत्य का पता नहीं है किसी भी रूप में। जो व्यक्ति पिछले 3 साल से ढाल बनकर खड़ा हो, अगर मैं चाहता तो ये सरकार तब नहीं गिर जाती क्या? अगर ये खुलासा मैं 1-2 महीने बाद कर देता तो एक बार पहले भी एक सरकार को इसलिए हाथ धोना पड़ा कि वो इलीगल इंटरसेप्शन में शामिल थी। तो अगर ये खुलासा उस वक्त हो जाता तो ये सरकार तो तब भी चली जाती। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सरकार को बचाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया और निर्देशों की पालना की। तो बजाय इसके कि मैंने उस सरकार को अपना कार्यकाल पूरा होने में अपने सहयोग की भूमिका निभाई और आज तक उनके कहने को मानता रहा, इस बात को तो कोई समझ नहीं पाया। देखो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको ओएसडी बना दिया, तो आज उन सबको ये कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जब वो 13 में सत्ता से बाहर हो गए थे तो 13 से 18 उनके पास आने वाले 4 आदमी नहीं होते थे। उन 4 में से एक मुख्य व्यक्ति जिसने उनको वापस मीडिया में, सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, आज जितने प्लेटफॉर्म्स को उनकी एक वो डिज़ाइन बॉक्स नाम की कंपनी उपयोग में ले रही है, वो सारे मेरे बनाए हुए हैं। उन पे 40-40 लाख फॉलोवर्स और उनकी जो रीच है वो सारी हमने अपने उससे तैयार की हुई है, उनका उसमें कोई योगदान नहीं है। तो जिन सब चीज़ों को आज वो उपयोग में ले रहे हैं वो सब किसने तैयार किया, किसने वो सारा प्लेटफॉर्म बना के दिया? तो हम तो वो थे जिन्होंने उनको वापस इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी भूमिका निभाई। क्योंकि मुझे याद है 2014 में जब सचिन पायलट जी ने पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली थी, उस दिन अगले ही सुबह समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी कि एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा, यानी अशोक गहलोत के युग का अंत। उसके बाद तो सबको परेशान होना लाजमी था, खुद मुख्यमंत्री बड़े परेशान रहते थे भी अब क्या करेंगे, और उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी किसी भी रूप में। लेकिन हमने जिस तरीके से उनका साथ दिया, उनके लिए पूरे प्रदेश में घूम घूम के टीम इकट्ठी की, तैयार की और उनको ये भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ लग के जी जान से काम करेगी। और उसी का परिणाम था कि 2018 में वो वापस मुख्यमंत्री बने। उस पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो जातिवादिता में फंसे हुए हैं, या उन्हें लगता है कि लोकेश को ओएसडी बनाया, क्योंकि बहुत से लोगों को हकीकत नहीं पता ना कि हम सबके सम्मिलित प्रयास से वो मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद मुझे तो उन्होंने ओएसडी बना के, ठीक है, हालांकि मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति था, मेरे जो लायक वो प्रोफाइल भी नहीं था, फिर भी मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मुझे तो कोई पॉलिटिकल एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो दी नहीं उन्होंने। मैंने जो भी उन्होंने मुझे दिया उसको सहर्ष स्वीकार किया और अपने काम को निरंतर करता रहा। मैंने सारे पॉलिटिकल काम किए, उनके लिए मीडिया को मैनेज किया, उनके जितने भी भाषण होते थे, उनका डिजिटल मीडिया, उनका सोशल मीडिया, यानी जो भी मुझे कहा गया और मैं खुद जिन चीज़ों को समझता था उन सबको मैंने हैंडल किया। तो आज मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि बहुत मलाई खाई है आपने, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रदेश का ये कह दे कि मैंने इस प्रदेश में ये फैक्ट्री डाल ली, ये अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, इतने मैंने कॉलेज खोल दिए, इतने मैंने हॉस्पिटल बना दिए, या मैंने कोई ऐसा काम किया, मैंने कोई बड़े फार्म हाउस ले लिए। कहते हैं ना कि जब आदमी सत्ता में होता है तो कहीं ना कहीं किसी तरीके की ऐसी प्रॉपर्टीज़ बना लेता है, या अपने जीविकोपार्जन का लाइफ लॉन्ग के लिए वो कोई संसाधन जुटा लेता है। कोई व्यक्ति ये खड़ा होकर कह दे तो मलाई खाने वालों ने मलाई खाई है। जिनको मुख्यमंत्री रहना था वो मुख्यमंत्री रहे, जिनको मंत्री रहना था वो मंत्री रहे।
मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। फिर भी अगर ये लोग नादानी में किसी तरीके के कुछ भी आरोप लगाते रहे तो मेरे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उससे। ठीक है शर्मा जी, लेकिन टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले तो आप चुप रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जबकि दूसरे चरण में वैभव गहलोत जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी चुनाव होना है, उससे ठीक पहले आपका इस तरह से खुलासा करना ये बड़ी बात है। क्या लगता है कि टाइमिंग को लेकर आज का ही दिन चूज करना? देखो, मैं बहुत विचलित हो गया था पिछले कई महीनों से, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं मजबूर हो गया आज ये खुलासा करने के लिए कि ये जिस बोझ को लेके मैं चल रहा हूँ वो काम तो मैंने किया ही नहीं, मैं सिर्फ कहने पे ही तो चल रहा हूँ। और जिसने मुझे कहा अब उसने ही इन सब चीज़ों से किनारा कर लिया। कहते हैं ना कि आज जिस चीज़ का कोई मालिक है और वो ये कहे कि मुझे तो अब इससे कोई लेना देना नहीं है, और हम जैसे लोग उसका बोझ उठा के चल रहे हैं, ढो रहे हैं, तो हम भी उसको छोड़ देंगे ना। जब मालिक को ही परवाह नहीं है, उन्होंने ही उस बारे में चर्चा करना, बात करना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया कि केस का क्या होगा आपके का, या हमको चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जैसे शुरुआत में मुझे भरोसा दिलाया जाता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, आप चिंता मत करो, वो सब चीज़ें बाद में बदल गई ना, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उनकी अब सरकार नहीं रही, तो अब उनको आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने पूरी तरह से पलटी मार ली। एक दिन मुझे बुला के ये नहीं पूछा कि अब इसमें होना क्या है, तू कितना परेशान हो रहा है, तेरी फैमिली कितनी परेशान हो रही है। तो जब वो अपना ये काम कर सकते हैं, मैंने एक उदाहरण दिया कि मैं इस महाभारत के युद्ध में उतरा ज़रूर अभिमन्यु बन के, उस चक्रव्यूह में फंसा ज़रूर, लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने की शिक्षा मैंने पहले हासिल कर ली थी, इसलिए मैं आज जिंदा बच पाया हूँ। अन्यथा क्या भरोसा आगे आने वाले समय में क्या होता क्या नहीं होता। मैं अगर इन सब चीज़ों को अपने साथ नहीं रखता या कोई सबूत अपने पास नहीं रखता तो मुझे तो किसी भी रूप में कुछ भी, मेरा कह सकते हैं ना कि कभी कोई जेल डाल दिया जाता, कुछ और कर दिया जाता। ठीक है शर्मा जी, एसओजी के भी यहाँ पर आप कह रहे थे, पूर्व हमारे जो साथी हैं उनके इंटरव्यू में आपने कहा कि एसओजी के यहाँ पे रेड मारी गई, तब आपने ये तथ्य कहाँ छुपाए थे? और अगर पावर होता अशोक गहलोत के पास, आज भी वे मुख्यमंत्री होते, तो क्या आज भी ये तथ्य आप छुपा कर ही रखते? जिस तरीके का भरोसा उन्होंने मुझे दिया था मेरे साथ खड़े रहने का, अगर वो मेरे साथ खड़े होते तो शायद मैं इन सभी चीज़ों को उनके निर्देश मान के उसी तरीके से करता रहता। लेकिन जब वो मेरे साथ ही नहीं है, मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को जब आप मरने के लिए छोड़ दोगे तो वो अपने हाथ पैर तो मारेगा ही, वो अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करेगा ही। वही मैं कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई गुरेज नहीं है कि आज मैंने सच बोला। इसके पीछे मैंने बहुत प्रताड़ना झेली है, बहुत मानसिक अवसाद में मैं रहा हूँ, तब जाके मैं आज मजबूर हुआ हूँ कि मुझे ये खुलासा करना पड़ा। देखिए, जो व्यक्ति ये चाहे कि मैं उस ऑडियो को रिलीज़ करने के बाद उन तथ्यों को भी नष्ट करूं, उन्होंने मेरे से मेरा वो फ़ोन डिवाइस डिस्ट्रॉय करवाया। मुझसे ये कहा कि आपने उसे तोड़ दिया ना, डिस्ट्रॉय कर दिया ना, 200% कर दिया ना। तो मैंने बोला हाँ कर दिया। मुझसे मेरे लैपटॉप की बात की गई, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जिस पेन ड्राइव में उन्होंने मुझे ये क्लिपिंग्स प्रोवाइड की वो डायरेक्ट तो सर्कुलेट की नहीं जा सकती थी। उस पेन ड्राइव को मैंने ट्रांसफ़र किया लैपटॉप में, और लैपटॉप से मैंने लिया अपने फ़ोन पे। तो मुझसे लैपटॉप के बारे में पूछा गया कि वो कहाँ है, उसे किसी और राज्य में भेज दो, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, मैं आपको नया दिला दूँगा। तो मैंने समझाया कि भी लैपटॉप की भूमिका तो सीधी आएगी ही नहीं, इसलिए उसे पड़ा रहने दो जहाँ भी है। तो जो इस हद तक पहुँच जाए कि मेरे ये कहने के बाद जिन्हें ये विश्वास नहीं हो कि वो शायद डिवाइस इसने डिस्ट्रॉय किया या नहीं किया, उस डिवाइस को ढूंढने के लिए मेरे इस कार्यालय में जहां आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, वहां एसओजी की रेड डलवाई हो, आपको कैसा महसूस होगा कि आप जिसके प्रति इतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं वही व्यक्ति आपके यहाँ रेड डलवाए। लेकिन मैंने उस खून के घूंट को पिया, मैंने उस अपमान को बर्दाश्त किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि उन्हें आशंका हो, लेकिन अब वो कंप्लीट पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए होंगे, क्योंकि मिला कुछ नहीं। जिस डिवाइस को ढूंढने के लिए एसओजी आई थी उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो अब आश्वस्त हो गए होंगे। लेकिन ये कृत्य कहीं ना कहीं उनकी उस मानसिकता को तो दर्शाता है ना कि वो क्या सोचते थे, या उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया कि मेरे इस ऑफिस में एसओजी की रेड करवाई। तो ये सब चीज़ें आज मुझे इस जगह पर लाके खड़ा कर देती हैं कि जो व्यक्ति मेरे यहाँ एसओजी की रेड करवा सकता है, और अब जिन्होंने पूरी तरह से किनारा कर लिया, अब जो मुझसे इस बारे में बात तक नहीं करना चाहते, तो आगे भविष्य में इस सब झमेले को कौन समेटेगा? जो मैंने काम किया नहीं
उसको लेके मैं कब तक ये कहता रहूँगा कि हाँ मुझे यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। तो वही स्थिति मेरी हुई। मैं पिछले कई दिनों से मानसिक अवसाद में था, विचलित था। मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब इस बोझ को लेके आगे नहीं बढ़ूंगा और मैंने आज सारा खुलासा कर दिया। शर्मा जी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं। आपका कहना है कि वो इंसान को अपनी उपयोगिता के अनुसार उपयोग में लेते हैं। लाल डायरी का भी बड़ा मुद्दा बना था जब राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया, फिर वो लाल डायरी लेकर के आए। ऐसे कितने रहस्य हैं जो राजनीति में छुपे हुए हैं और वो जनता के लिए जानने के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, रहस्य तो राजनीति में हमेशा रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो कितनी हिम्मत जुटा पाता है सच बोलने के लिए। जब मैंने 3 दिसंबर को अपनी भावना सोशल मीडिया पे व्यक्त की तो बहुत सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, इन सभी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि ये पहला कोई व्यक्ति है जिसने अशोक गहलोत को लेकर सीधे तौर पर ये कहा है, इस तरीके के सच को उजागर करने का प्रयास किया है कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से हम सरकार नहीं बना पाए, वापस नहीं आ पाए। तो भावना तो सबकी वही थी, लेकिन व्यक्त करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ठीक है, मैंने अपना प्रयास किया, भविष्य में जो होगा उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि हमेशा रही रहेगी कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। मैं उस बोझ के तले नहीं दबा रह सकता कि ये होता तो मैं ये कर लेता, ऐसा सोचता, मैं जनता को सच बता देता तो कुछ परिवर्तन हो जाता। तो मैंने अपनी उस आवाज़ को नहीं दबाया और मैंने सभी चीज़ों को सही समय पर बोलने की ठानी और मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। शर्मा जी, 3 दिसंबर से ही आपने बगावत शुरू कर दी थी। आप पर कभी दबाव बनाया गया, पॉलिटिकल दबाव बना छुपाने के लिए कोई तथ्य? बगावत तो आपने तभी से शुरू कर दी। इसे बगावत का नाम नहीं दिया जा सकता, इसे सच कहना कहा जाता है कि मैंने 3 दिसंबर के परिणाम आने के बाद और खुद मुख्यमंत्री के गवर्नर हाउस जाके इस्तीफा देने के बाद अपनी भावना को व्यक्त किया। और मुझ पे बहुत से सवाल खड़े हुए कि आपने उस वक्त क्यों नहीं किया जब आप ओएसडी थे और ये सब चीज़ें हो रही थी। तो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ओएसडी रहते हुए चुनाव से पहले अगर मैं इन सब चीज़ों को उजागर करता तो मेरी पार्टी को नुकसान होता और परिणाम यही आते जो अब आए थे चुनावों के बाद में। तो सब लोग मुझे जिम्मेदार ठहराते कि आपने ऐसा किया इसलिए कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। उसे कौन बर्दाश्त करता भाई। तो कम से कम मैंने जो बात कही वो परिणाम आने के बाद कही, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था ना किसी के ऊपर भी। तो परिणामों को आने के बाद भी अगर मैं सच को जनता तक नहीं पहुंचाऊं तो फिर मैं अन्याय कर रहा हूं हमारे कांग्रेस वर्कर के साथ, हमारे उस निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ जो हमेशा सपने देखता है कि हम सरकार बनाएंगे, और उन नेताओं के साथ, उन पदाधिकारियों के साथ जो हमेशा जी जान से लगे रहते हैं। कम से कम आज जनता को ये पता तो लगा कि कहाँ चूक हुई हमसे। मुख्यमंत्री की हठधर्मिता की वजह से हम अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए। तो ये वजह थी और वो खुलासे करने का तो मैंने हमेशा से प्रयत्न किया कि आप उसे चाहे खुलासों का नाम दो, विद्रोह का नाम दो, बगावत का नाम दो, मैं सच बोलता रहूँगा और मैं वही काम कर रहा हूँ। गहलोत सरकार में पेपर लीक भी हुए, आप भी उसका एक भाग थे, अंग थे उस सरकार का। क्या लगता है, क्या वजह रही? क्या मुख्यमंत्री, आपका कहना है कि मुख्यमंत्री को तो मालूम था, उस वक्त के मुख्यमंत्री को? बिल्कुल मालूम था, क्योंकि जब रीट का पेपर लीक हुआ, वो जो प्रकरण था वो बहुत बड़ा इस पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में उसका मुद्दा उठा कि रीट पेपर लीक के बाद तो सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि पेपर लीक भी हुआ है। लगभग 1 सप्ताह बाद या 1.5 सप्ताह बाद उन्होंने स्वीकार किया और लेवल 2 के पेपर को रद्द किया। लेकिन जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें, कैसी करें, किसको इसमें शामिल करना है, नहीं करना है, उसको लेकर कहीं कोई मंशा स्पष्ट नहीं थी। ये लोग आपस में चर्चा करते रहे, इतनी जद्दोजहद में थे कि जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग लिया जाए, क्या उनसे इस्तीफा लिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री पेपर लीक जैसी घटना होने के बाद ये सोचता रहे कि मुझे कार्रवाई क्या करनी है, मुझे बर्खास्त करना है, इस्तीफा लेना है, और बाद में वो ये कहे कि अपना ही तो आदमी है, सब कुछ यही तो है। तो अपना आदमी को बचाने के लिए आप कोई निर्णय नहीं लें और कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करें और उस पूरे मामले को दबा दें, तो इस प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ अन्याय आपने किया, उनको धोखे में रखा, यानी घटना होने के बाद भी आपने उनको न्याय नहीं दिया। तो ये संलिप्तता थी पूरी तरह से, ये मिलीभगत थी कि वो पेपर लीक भी हुए और उसके बाद के भी कई ऐसे कांड हुए जहाँ ये अपना होने की बात कही गई, या जिन लोगों को पता था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं फिर भी कहीं उस पर एक्शन नहीं लिए गए।
तो ये पेपर लीक का मुद्दा तो आज भी चल रहा है। वर्तमान सरकार इसे लेकर ठीक काम कर रही है। वो प्रयास कर रही है कि तह तक पहुंचा जाए, दोषियों पे कार्रवाई हो, और वो उसमें आगे भी बढ़े हैं। तो मैं तो उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा आज की सरकार से भी कि इस रीच प्रकरण की तह में भी जाएँ, और जो लोग दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाए। आप अपनी प्रोफाइल की आप बात कर रहे थे कि मैं तो ओएसटी की प्रोफाइल के लायक भी नहीं समझता था, फिर भी मैंने उसको संभाला, अपना जो डिसीजन है वो लिया। कहाँ प्रोफाइल आप खोजते थे? आपने विधानसभा में टिकट, जो चुनाव थे उनमें भी टिकट मांगने की आपने कोशिश करी, बीकानेर से भी, भीलवाड़ा से भी, वहाँ प्रोफाइल अगर नहीं मिली तो इस बगावत की एक वजह वो भी है? नहीं, देखिए, टिकट मांगना मेरा अधिकार था। और जहाँ तक आपने बात की प्रोफाइल की, ओएसडी की मेरी प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो उन्होंने दिया उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि पिछले 25 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं छात्र कांग्रेस का पदाधिकारी रहा, जिसे हम एनएसयूआई के नाम से जानते हैं आज भी। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया था 1996 में। इतने पहले जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ चुका हूँ और सक्रिय राजनीति में हूँ, तो मेरी भी तो मंशा होगी कि मुझे प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो मैं तो उस जगह पे पॉलिटिकली अपने आप को इलेक्टोरल तरीके से इन्वॉल्व होकर जनता की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए अपने आप को मुफीद समझता था। लेकिन ठीक है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई मैंने उसका निर्वहन किया। बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, मैंने उनसे बैठ के उनको अपनी मंशा जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी, मैं सक्रिय राजनीति में, जो चुनाव की राजनीति है, उसमें आना चाहता हूं और आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो जब उन्होंने हाँ की और ये शब्द बोले कि अगर आप विधानसभा में आते हो, मेरा सबसे करीबी आदमी विधानसभा में आता है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। जो व्यक्ति ऐसे शब्द बोले और मुझे आश्वस्त करे कि नहीं, आप काम करो और मैं पूरा उसमें सहयोग करूँगा, तो फिर मैंने बीकानेर की तरफ रुख किया। बीकानेर में एक बहुत अच्छा माहौल बना। वहाँ की मैंने स्टडी करके मुख्यमंत्री जी को पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि यहाँ जो विधायक हैं और हमारे कैबिनेट मंत्री हैं बीडी कल्ला जी, वो 20,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव हारेंगे। लेकिन उन्होंने शायद बाद में उस चीज़ को खारिज कर दिया, या बीडी कल्ला जी ने पहुंच के उनसे जो भी रिक्वेस्ट की होगी कि भाई ये यहाँ मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा आखिरी चुनाव है, मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ और मुझे यहाँ से सहसम्मान विदाई मिलनी चाहिए। तो इस वजह से मुझे बुलाकर ये कहा मुख्यमंत्री जी ने कि अब आप वहाँ का रुख छोड़ो, आप तो कोई और ऐसी सीट बताओ जहाँ आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हो। मैंने 5-6 सीटें वो चूज़ की जहाँ पिछले 20 वर्ष में राजस्थान में कांग्रेस का कोई विधायक चुन के नहीं आया। उसमें भीलवाड़ा भी एक शामिल थी। भीलवाड़ा देखते ही वो उन्होंने अपने काले पेन से उस पर टिक किया और ये कहा कि आप भीलवाड़ा में जाके काम करना शुरू कर दो और वहाँ जाके लोगों को ये कहना कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री का खास आदमी हूँ, आपके सारे काम तो मैं यूँ ही करवा दूंगा, तो लोग आपके साथ और जुड़ेंगे। चुनाव हार भी गए तो आगे के लिए आप वहाँ पे एक मजबूत अपनी स्थिति को कर सकोगे। तो जब उनके डायरेक्शंस पे मैंने जाके वहाँ काम करना शुरू किया और सब कुछ उनके कहने पे किया, बाद में पता नहीं कौन सी उनकी राजनीतिक मजबूरियाँ रही कि उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। खैर, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है टिकट मांगना, क्योंकि मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैं तो मांगूंगा, पार्टी को देना नहीं देना ये पार्टी को तय करना है। उन्होंने नहीं दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे उस टिकट प्रकरण को इन सब चीज़ों से जोड़ना मैं उचित नहीं मानता। ये कोई बगावत नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, लेकिन इस सच को स्वीकार भी तो करने की हिम्मत होनी चाहिए ना कि हाँ, अगर हम अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करेंगे तो वापस उसको ठीक करने के लिए प्रयास कैसे करेंगे। और मैं अपनी उसी भूमिका को, यानी कहते हैं ना कि आलोचना अगर सकारात्मक हो तो उसको सहर्ष माननी चाहिए, और वो नहीं मानने का ही परिणाम है कि हम अपनी सरकार नहीं बना पाए। एक आखिरी सवाल है, अशोक गहलोत के साथ आप इतने दिन रहे हैं, उनके करीबी रहे हैं, सचिन पायलट के लिए वे बहुत कुछ बोल जाते हैं, नकारा, निकम्मा, क्या ऐसी वजह रही है? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो हमने भी देखी है, सुनी है, लेकिन इस स्तर पे पहुंचकर बात करना, हालांकि उन्होंने उस वक्त जो कहा था, शब्द तो मुफीद नहीं थे, शब्द कहते हैं ना कि इन शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए था। आज वो हमारी पार्टी में है, कैसा उनको महसूस होता होगा कि एक मुख्यमंत्री ने उनके लिए किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो भी उन सब चीज़ों को लेट गो कर दिया, उन्होंने जाने दिया, और पूरी तरह से चाहे विधानसभा चुनाव रहे हों या लोकसभा चुनाव रहे हों, उसमें वो हर जगह जा रहे हैं, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश के अलग अलग जगह में जाके वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी का। तो
उनके लिए जो शब्द काम में लिए गए वो नहीं लिए जाने चाहिए थे, और मैं आज मानता हूँ भी कि है क्या वो राजनीतिक- खुन्नस, क्योंकि वैभव देखो, गहलोत की सीट पर नहीं गए हैं वो प्रचार करने। उन्होंने तो आज मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा एक यहाँ के अखबार में, जिसमें ये कहा कि मैं तो जाना चाहता था, मैंने कहा भी था, लेकिन वहाँ से उन्होंने किसी ने क्लियरेंस ही नहीं दिया। प्रोग्राम से उन्हीं के लोग बनाते हैं ना। अगर वो खुद इस बात को लेके बैठे हुए कि नहीं हमें तो सचिन पायलट को नहीं बुलाना, तो अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं और किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें रही, और वो कहते हैं ना कि आपस में जो भावनाएं होती हैं वो तो कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। तो वो टसल आज भी पूरी तरह से दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री उनको फूटी आंख देखना नहीं चाहते, तत्कालीन मुख्यमंत्री, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब लोकेश शर्मा फिर से उभर गए हैं, पॉजिटिव बेहद नजर आ रहे हैं, फिर से राजनीतिक भविष्य आजमाएंगे। मैं तो पहले भी राजनीति में था, अभी भी हूँ और आगे भी मुझे तो राजनीति ही करनी है, और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा था, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अगर कभी मुझे पार्टी किसी भी तरह से मौका देगी या कहीं कोई जिम्मेदारी देगी तो मैं उसका निर्वहन करूँगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।